सभी को नमस्कार। आज मैं बात करूंगा राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित भेड़िया के लेटेस्ट कॉमिक्स रणभेरी की। रणभेरी शुद्धिकरण श्रृंखला का तृतीय खंड है, यानी जो तीसरा पार्ट है। पहले ये पार्ट रिलीज़ हो चुके हैं, दोषपूर्ण, जो कि शुद्धिकरण श्रृंखला का भाग 1 था, जिसमें कुछ विशेषताएं थी। वो सभी में कॉमिक्स में है कि एक स्पॉट यूवी का यूज़ था, और ये जो लीफ प्रिंटिंग थी, देखिए दोषपूर्ण में लिखे हुए, पीछे भी आपको ऐसी लीफ प्रिंटिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये है दोषपूर्ण, फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट था आधिपत्य। ये देखिए आधिपत्य में भी ऐसी लीफ प्रिंटिंग देखने को मिली थी, और थोड़ा सा इसमें यहाँ पर और डेकोरेशन से दिखाई दिया था, देखिए इस तरीके का। थर्ड पार्ट हमारे हाथ में आता है रणभेरी, और इसमें इस तरीके की लीफ प्रिंटिंग नहीं है, और प्लस इसका जो टाइटल है उसको नीचे प्रिंट करा गया है। अदरवाइज़ बाकी में ऊपर प्रिंट करा गया था, देखिए। और उसमें जो आर्टिस्ट है उनका नाम कॉर्नर पे साइड में इस तरीके से लिखा होता था। मे बी ऐसा इसलिए किया गया हो कि आर्टवर्क को वो अफेक्ट कर सकता था अगर ये प्रिंटिंग ऊपर की जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि भेड़िया जो कि मुख्य किरदार है, हालांकि यहाँ पर वो थोड़ा कवर रिमूव करके दिखाता हूँ। जैसे वाटरमार्क प्रिंट होता है उस तरीके का प्रिंट लग रहा है आपको, मतलब भेड़िया का कलर इस तरीके दिखेगा। और ये जो कुछ कैरेक्टर्स हैं भेड़िया मानव टाइप की, वो आपको स्पॉट यूवी में दिखा देंगे। काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग की गई है, देखिए आप, काफ़ी अच्छा प्रिंट है। पीछे की तरफ हम देखें तो रणभेरी बिल्कुल वैसे लिखा हुआ है जैसे कि आगे लिखा हुआ है, और इसका एक सीन प्रिंटेड है, प्लस इसमें जो है उसके बारे में कुछ साइनॉप्सिस दिया हुआ है। तो ये है भाई रणभेरी। आर्टवर्क इसका नरेश कुमार जी का है, अलग ही टाइप का इसका आर्टवर्क है। कुछ लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा है, क्योंकि जो भी भेड़िया का कैरेक्टर है, जब उसके आर्टवर्क की बात करी जाती है तो फिर हम उसको धीरज उन्नाव जी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा डोगा के साथ भी होता है कि हम डोगा के आर्टवर्क को मनु जी से कंपेयर करना शुरू करते हैं, जो कि अब संभव नहीं है। तो उस लिहाज से ठीक है, अभी तक जो कंसिस्टेंसी बनी है तीनों पार्ट में, वो स्टोरी वैसी ही जारी रहती है। और 32 पेज की जो रिलीजेज़ हैं संजय गुप्ता जी की, मैं आपको थोड़ा सा कैमरा रीएडजस्ट करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये काफ़ी मेहनत रखी है यहाँ पे, देखिए ये नाग प्रलय, नाग परलोप, हालांकि नाग परलोप 48 पेज की है। उसके अलावा कचरा पेटी, मेरी सुनू, बलिदान तुम्हारा, ये डोगा की कचरा पेटी सीरीज के 3 कॉमिक्स हैं। पुनरुत्थान एक इस साइज़ का एक पहला करेक्टर्स एडिशन है जो हमको देखने को मिला है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से। और उसके अलावा ये कुछ रिलीजेज़ हैं, मतलब ये अगर आई थिंक ये सारी रिलीजेज़ हैं इस साइज़ में जो संजय गुप्ता जी लेकर के आए हैं। तो ये साइज़ पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से, और न्यू कॉमिक्स लगभग इसी साइज़ में आ रहे हैं। 1-2 को अगर हम छोड़ दें, आदि पर्व सीरीज़ को अगर हम छोड़ दें, और जो सर्वनायक विस्तार का प्रकोष्ठ के कैदी संजय गुप्ता जी लाए थे उसको अगर हम छोड़ दें, जो कि नॉर्मल साइज़ में है, तो उसके अलावा सारी ही कॉमिक्स जो है वो इस बिग साइज़ में, और अच्छा ये स्टैंडर्ड साइज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तक ये मेंटेन है। 32 पेज की कॉमिक्स होती है, और उसमें जो है आपको पॉली बैग भी मिल जाती है, प्लस कुछ नॉवल्टीज़ मिल जाती है। हालांकि नॉवल्टीज़ का स्वरूप बदल जाता है, कभी कोई स्टिकर वगैरह मिल जाता है। अभी फ़िलहाल हमको स्टैंडीज़ मिल रहे हैं, जैसे कि शायद आधिपत्य के साथ शायद ये फ्री था, मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर क्योंकि भेड़िया का है तो शायद जो संजय गुप्ता जी के हमको स्टैंडीज़ वगैरह काफ़ी रेलेवेंट मिलते हैं, जो कॉमिक्स से रेलेवेंट होते हैं। तो ये आई थिंक आधिपत्य के साथ फ्री आया था, और ये जो है वो रणभेरी के साथ फ्री आया था। ये जैन का एक क्यूट स्टैंडी है। तो जैन और भेड़िया 2 कैरेक्टर हैं भेड़िया की स्टोरी के, काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार है। और जैन फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, मतलब जो स्टोरी लाइन चल रही है सर्वनायक के हिसाब से जो भी है, तो ये कैरेक्टर नहीं है, और उसी के आसपास ये कहानी गढ़ी गई है। अमर प्रेम श्रृंखला जो पहले आई थी, शायद उसमें ऐसा कुछ हुआ होगा, मैंने वो पूरी पढ़ी नहीं है। उसका भी एक संग्राहक संस्करण मैं ऑर्डर कर चुका हूँ मनीष गुप्ता जी की तरफ से, देखने का बात है। तो फिर से करते हैं रणभेरी की। तो इसमें ये एक भेड़वा करके ये भेड़िया मानव है जो इंट्रोड्यूस किया गया है, एक नया कैरेक्टर है। और जो पुराना वुल्फानो था उस टाइप का कैरेक्टर लग रहा है जैसा भेड़िया की। अगर हम जन्म की बात करें, क्या स्टोरी ऐसे शुरू होती है, भेड़िया का जो जन्म है वो दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण किस तरीके से है, वो इस तरीके से है कि जो है भेड़िया के पिता थे और वुल्फानो राज्य के राजा वुल्फा, और उनकी माता थी सुवरिया जो कि एक मानव थी। और लगभग 50,000 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि उनका विवाह हुआ और उनके ये पुत्र हुआ भेड़िया। और उसमें काफ़ी कुछ इल्यूज़न या जो छल वगैरह इन्वॉल्व था। तो जैसे ही वो सुवरिया को उस छल से बाहर आई, उसने जो है काफ़ी कुछ बिगड़ा, और उन्होंने जो है भेड़िया को श्राप दे दिया कि पत्थर की या स्वर्ण की मूर्ति बन जाए वो। और मूर्ति बनने के बाद में जो है 50,000 साल बाद वो मूर्ति की डिस्कवरी, इस तरीके से भेड़िया एक सुपर हीरो हमारे सामने आया। और उसका जन्म जो इस लिहाज से हुआ उसको दोषपूर्ण माना गया इस सीरीज़ में, जो शुद्धिकरण श्रृंखला, और उसी का शुद्धिकरण के बारे में है ये सीरीज। तो इसमें तो खाली जो दोषपूर्ण की अगर मैं बात करूँ,
एक साइनॉप्सिस आपको सभी कॉमिक्स में मिल जाएगी एक एक पेज की। तो अगर आप आधिपत्य पढ़ेंगे तो आपको दोषपूर्ण का एक साइनॉप्सिस मिल जाएगा। देखिए लीफ प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है इसमें, और ये यूवी ग्लोस, तो यूवी ग्लोस को मेंटेन किया गया है जो कि एक अच्छी बात है। ये देखिए ये है दोषपूर्ण का चित्रांकन, मुझे तो पसंद आया, काफ़ी जंगल के सीन वगैरह काफ़ी सुंदर बनाए गए हैं। तो इसमें तो खाली एक भेड़वा करके ये एक भेड़िया मानव है जो इंट्रोड्यूस किया गया, और वो जो भयंकर प्राणी होते चाहे सिंह हो, शेर हो, हाथी वगैरह हो, उन सबसे जो है टकराता है, और भेड़िया के दुश्मनों से भी वो टकराता है। और ऐसे टकरा टकरा कर जो है फाइनली जो है वो आपको मतलब जो भेड़िया का जो जंगल है या जो वहाँ के जो कबीले निवासी है उनको वो काफ़ी पसंद आता है। मतलब वो एक लीडर के रूप में उसको देखना शुरू करते हैं। इतना ही इसमें है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं किया गया है इन्वेस्टिगेट, बस ये है कि भाई वो है बात। और इसमें कुछ ऐड वगैरह थे, जैसे आधिपत्य का ऐड था इसमें। देखिए पहली बार में काफ़ी अच्छा लग रहा था ये आर्ट वर्क वगैरह, इस साइज़ में ऐड वगैरह को देखना भी अपने आप में एक विजुअल ट्रीट था, जो कि अच्छा अभी भी मुझे पसंद आई इस साइज़ में। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, 32-32 पेज में ना आपको देखा अपने ऐड वगैरह भी आ जाते हैं। ये देखिए तो स्टोरी काफ़ी छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। मतलब चाहे वो नाग प्रलय की हम बात करें, चाहे हम कचरा पेटी की बात करें, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। मतलब कॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले ख़त्म हो जाती है। तो इसका एक बेटर ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर इसको स्किप करके इसका एक कोई संग्रह संस्करण निकाला जाए, उसको ले ली जाए। लेकिन अनसर्टेनिटी भी रहती है, पता नहीं रहता कि भाई ऐसा कोई संग्रह संस्करण आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है। क्या जो भी हो, तो ये है दोषपूर्ण की कहानी की। ये भेड़वा, ये जो भेड़िया मानव, इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया और कुछ नहीं हुआ। और आधिपत्य में जो है ये भेड़वा और भेड़िया एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, और दोनों इसका कवर थोड़ा अच्छा लगा मुझे। आधिपत्य का कवर सबसे अच्छा लगा इन तीनों में। तो आधिपत्य में ये आपको एक साइनॉप्सिस दे दी जाती है दोषपूर्ण की, और उसके बाद में स्टोरी आगे बढ़ती है, और जो भेड़िया के दुश्मन वगैरह होते हैं वो टकराते हैं भेड़वा से, स्टोरी कंटिन्यू रहती है, और कबीले वाले उसको एक लीडर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, और भेड़िया भी टकराता है भेड़वा से, और इसी टकराव के दौरान भी एक जैसा कि ज़्यादातर सुपर हीरोज़ में होता है कि आपको जब आप क्रिटिकल सिचुएशन में होते हो तो आपको अपने अतीत दिखना शुरू होता है। तो माता सुवरिया वगैरह सब दिखना शुरू होती है, भेड़िया का बचपन दिखा रखा है थोड़ा सा, वो एक सीन है इसमें। तो ये सीधी बात है कि ओरिजिन को फिर से खंगाला जाएगा इसके अंदर। फिर इसमें ऐड वगैरह आए थे। नेक्स्ट है रणभेरी। अब रणभेरी की जो पृष्ठभूमि में दिखाया था लास्ट में, ये कैरेक्टर्स जो बने हुए देखिए आप, सेम वही कैरेक्टर्स आपको इस कवर में देखने को मिलेंगे रणभेरी में। अब इसमें है क्या, भेड़वा, इसमें थोड़ा सा ना बैक स्टोरी दिखाई गई है, अब थोड़ी स्टोरी समझ में आने लगी है। इस थर्ड पार्ट में स्टोरी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। नहीं पहले तो आपको हवा ही नहीं लगेगी किसी भी सीरीज़ में, चाहे आप कचरा पेटी सीरीज़ की बात कर लो, चाहे आप मृत्युरथी सीरीज़ की बात कर लो, चाहे आप नाग प्रलय सीरीज़ वाली बात, कोई भी ट्रैप को उठा लो, कोई भी अगर सीरीज़ पकड़ोगे ना, तो शुरुआत की 1-2 कॉमिक्स तक तो आपको समझ ही नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है। ये पेजेस सच में काफ़ी कम है, बाकी प्रयास अच्छा है, साइज़ वगैरह है, ये स्पोर्टिव का यूज़ वगैरह है, तो इसमें स्टोरी समझ में आने लगी। इसमें बैक स्टोरी दी हुई है। तो सबसे पहले तो इसमें ये क्लियर किया गया है कि भेड़वा के भी एक गुरु हैं, जैसे कि गुरुराज भाटी की जो है वो भेड़िया के गुरु हैं, और उन्होंने नहीं भेड़वा को जो है इस अभियान पे भेजा था कि वो भेड़िया वाले जो असम के जंगल हैं, या मैं बोलूँगा हमारी धरती है, वहाँ पर जा करके जो है एक इनका मिशन है उसको पूरा करे। अब भेड़वा के साथ में छोटी सी प्रॉब्लम क्या दिखाई है कि भेड़वा की एक सिस्टर भी है, और वो है ये जो कवर में दिखा रखी है, ये जो एक लेडी दिखा रखी है जो बिल्कुल भेड़िया जैसी लग रही है, जो वुल्फ जैसी लग रही है, वो इनकी सिस्टर है। वृकी इसका नाम बताया है। देखिए अब बस वो इसको बताया जाता है, बाकी किसी को नहीं बताता। मतलब गुरुदेव भेड़वा को बोलते हैं कि आप जाओ धरती पर या असम के जो जंगल वहाँ पर, और इनका कोई काम हो आप करके आओ, और काम बिल्कुल गोपनीय होना चाहिए, सीक्रेसी इसकी मेंटेन रहनी चाहिए, और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। बस एक छोटी सी बात क्या करता है, अपनी सिस्टर को बता देता है, और सिस्टर बोलती मैं भी चलूँगी, जो वर्की होती है। वो बोलता है ऐसा संभव नहीं है कि ये बहुत गोपनीय मिशन है। ये एक छोटी सी बात इसमें दिखा रखी है। और बाद में क्या होता है, जैसे आप जानते हो, अगर आप एक बात आपने किसी को बताई तो फिर वो गोपनीय तो कहाँ रही। तो अब जो ये धरती पर जा करके, या मैं बोलूँगा जो भेड़िया वाला जो स्थान है असम के जंगल वगैरह, वहाँ पे अपना काम करके आ भी जाता है सफलतापूर्वक, लेकिन वृकी को भनक लग जाती है। शायद उसके लिए वो एक पुष्प भी लेके आता है, कमल का फूल होता है, कि अपनी सिस्टर के लिए कुछ लेके आता है, वो भी इसमें दिखाया जाएगा, शायद आगे कहीं दिखा रखा है। तो वो जो भी है मतलब, तो इसको भनक लग जाती है, तो ये अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर के वहाँ पहुँच जाती है। अब इनमें से ये क्या है, एक्चुअली ये ऐसे दावेदार हैं जो इनके फ्यूचर हस्बैंड हो सकते हैं, मतलब एक मंगेतर टाइप के या कुछ लव इंटरेस्ट टाइप का, लेकिन इसको मतलब वृकी को कोई इंटरेस्ट नहीं इनको है। जैसे अगर आप अवतार फिल्म आपको याद करोगे ना, तो अवतार फिल्म में ब्लू कलर की लेडी थी, तो उसके बिल्कुल अपोजिट में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था जो उसके हस्बैंड हो सकते थे, लेकिन हमको उसको अवतार से प्यार हुआ था, आपने देखा ही था उस मूवी में।
ऐसा ही अगर आप इसमें थोड़ा सा रिजेम्बलेंस, माफ़ करना, थोड़ा सा वैसे मिलेगा ऐसे कि अगर आप भेड़वा को जो रावण का कैरेक्टर था रामायण में उससे कंपेयर करेंगे तो उनकी एक सिस्टर थी शूर्पणखा, और थोड़ा सा राम और जो लक्ष्मण वाला वो इंसिडेंस भी हुआ था कि शूर्पणखा उनके पास गई थी और ऐसा कुछ हुआ था, मतलब तो वो भी आपको थोड़ा थोड़ा फील देगा, मतलब एक स्टोरी प्रेडिक्टेबल से लग जाती है कि ये वो है जो दावेदार है, ये वो वर्की हैं, और भेड़वा वो आधिपत्य के कवर पे जो बना हुआ है वो है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, भेड़िया को टक्कर दे सकता है, लेकिन इनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भेड़िया टक्कर दे सकता है, और ऐसा ही होता है। और ये इस काफ़ी इंप्रेस हो जाती है भेड़िया से। अब आप समझ सकते हैं मे भी शूर्पणखा जैसा कुछ हो और फिर इनके बीच में आपस में युद्ध वगैरह हो जाए, जो भी है। तो इस तरीके के कुछ रिजेम्बलेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा होता है, मतलब वो अपने साथियों को लेके पहुंच जाती है, अगेन फिर वो शिकार वगैरह करते हैं, कोई हाथी वगैरह को किल करते हैं, ऐसा कुछ होता है। फिर भेड़िया देखता है पीछे से किसने सब कुछ किया, और जो है वो फिर इनसे भिड़ने को तैयार सा हो जाता है, और ये लड़की जो है वर्की जो है वो इम्प्रेस हो जाती है। ये तो एक स्टोरी चल रही है। दूसरी स्टोरी क्या है कि वुल्फा इसमें दिखाए गए जो कि भेड़िया के पिता थे, और वो इसमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है 50,000 साल पहले वाली, कि ऐसा क्या हुआ था कि एक्चुअली 5 कोई तंत्र साधक थे, 5-7 जो भी दिखा रखे हैं, एक पूरा ग्रुप था। वो ग्रुप इसमें थोड़ा सा वाटरमार्क ग्रुप के रूप में दिखा रखा है, ये देखिए ग्रुप सा एक छोटा सा। तो वो ग्रुप जो है वुल्फानो जो इनका राज्य था उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। और जब सुवरिया वाला जो केस हुआ था, मतलब जो भेड़िया के पिता का वाला, उस समय गुरुराज भाटी की इच्छा से उसको थोड़ा सा सुरक्षा को लूज़ किया गया था, थोड़ी ढील दी गई थी। और उसी समय कुछ ऐसा हुआ था कि जो वुल्फानो काफ़ी तबाह हो गया था, तो उसमें वो सीन भी दिखा रखा है कि वो लोग आए थे, कुछ इंसान सेना जैसी देखिए ऐसे दिखाया जाता है, और फिर बाद में वो परास्त भी हुए थे। लेकिन ऐसी कोई लेडी सी थी, उन्होंने उनको कुछ बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी और फिर वो हावी हो गए थे वुल्फानो पे, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ दिखा रखा है। और वो तंत्र लोगों को भाटिकी ने, जो गुरुराज भाटिकी हैं भेड़िया की, उन्होंने उनको सुरक्षित भी किया। फिर ऐसा कुछ हुआ, फिर भेड़िया के बारे में बताया कि भेड़िया ऐसा कुछ कर सकता है। इस तरह की 2 स्टोरी चल रही है। तो इसमें ना काफ़ी बैक स्टोरीज हैं, और आपको इसमें समझ में आनी शुरू हो जाएगी स्टोरी। क्या स्टोरी समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि एक तो ये भेड़वा को किसने भेजा, क्या है उसका उद्देश्य, थोड़ा थोड़ा समझ में आपको आएगा। प्लस बैक स्टोरी समझ में आएगी कि इसका भेड़िया से कनेक्शन क्या है। वुल्फानो वाली बात भी है इसमें ना। एक चीज़ का और एक्सपेरिमेंट किया गया है, जैसे वाटर मार्क टाइप का होता है ना, जैसे ये जो स्पीच बबल्स होते हैं, तो जो कलरफुल स्पीच बबल होंगे ना, वो आपको ट्रांसपेरेंट वाला फील देंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब आपको उसके पीछे से आर्टवर्क दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा। तो थोड़ा सा आपको ये अच्छी बात भी मान सकते हो, बुरी बात भी, क्लियर विजुअल नहीं मिलता। जैसे कि ये देखिए आप, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे स्पीच बबल कोई भी होता है तो वो पीछे उसके कुछ नहीं होता। स्पीच बबल मतलब स्पीच बबल, पीछे उसके कुछ नहीं होगा, आर्टवर्क को आप नहीं देख पाओगे इसके पीछे से। बिल्कुल गहरा कलर का होता है स्पीच बबल, जो भी कलर हो, फ्लैट कलर होता है। लेकिन रणभेरी में ये थोड़ा सा प्रयोग किया गया कि जो भी स्पीच बबल्स कलरफुल हैं, जैसे कि वो तंत्र साधक वगैरह कलर से करते हैं, देखिए इसे ये कलर है पर्पल से, तो इसके पीछे आपको आर्टवर्क हल्का हल्का दिखाई देगा। तो ये आपको वाटर मार्क जैसी याद दिलाएंगे। या फिर ये हो सकता है कि ये जो दल के सदस्य हैं ना, वो थोड़े आत्मा आत्मा टाइप से लग रहे हैं, मतलब एनर्जी टाइप से, सह शरीर नहीं लग रहे, तो उनकी बातचीत ऐसे दिखाई देगी। बाकी का जो नरेशन है वो तो गहरा ही है, तो वो भी ऐसा नरेशन भी काफ़ी इसमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, आपको अच्छे भी लग सकते हैं, बुरे भी लग सकते हैं, पर आर्टवर्क थोड़ा सा यूनिक अलग टाइप का है, और कंसिस्टेंसी है आर्टवर्क में, एक अच्छी बात है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता लगा कि नाग प्रलय और नाग प्रलोभ में आगे फिर हमको आदिल खान जी का आर्टवर्क नहीं मिलने वाला है, तो वो तो नहीं है, कम से कम कंसिस्टेंसी बरकरार है। तो रणभेरी आपको फिर पसंद आएगा इन तीनों में। अगर आप दोषपूर्ण वाली सीरीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप शुद्धिकरण सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको पसंद आएगा। लेकिन अभी भी दिल्ली काफ़ी दूर है, मतलब इसके बाद उत्तराधिकारी नाम से नया एक पार्ट आने वाला था, पर संजय गुप्ता जी ने आभार पत्र में बताया कि किसी ने बताया उनको कि उत्तराधिकारी कॉमिक्स ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है पहले, तो अतिक्रमण नाम दिया गया उसको। तो स्टोरी तो कंटिन्यू रहेगी। कोई भी स्टोरी अभी जल्दी में फिनिश होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है, चाहे आप संजय गुप्ता जी वाली कॉमिक्स की बात करें, चाहे मनोज गुप्ता जी वाली, या सर्प 17 सीरीज़ के साथ भी यही हुआ है कि फाइनल पार्ट उसका सर्प युग अनाउंस हुआ था, बट वो नहीं है। वो सर्प युग भी 32 पेज की कॉमिक्स है, वो भी नहीं है। और नाग प्रलय का तो पता ही आपको कि नेक्स्ट पार्ट प्रलय का देवता होने वाला था 128 या 160 पेजेस का, लेकिन वो भी नाग प्रलोभ बन चुका है, और अभी 4 पार्ट बोले जा रहे हैं, पर राज कॉमिक्स का भरोसा नहीं किया जाता, कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी सीरीज़ काफ़ी लंबी जाएंगी, और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है कई बार ये, कि जैसे मान लो कई बार ना बहुत ब्रेक लेने का मन करता है कॉमिक्स, भाई थोड़ा सा रुक जाएं बीच में, लेकिन ये सारी सीरीज़ जो कंटिन्यू चल रही होती है ना, आपको फोर्स करती है वो चीज़ों को बाय करने के लिए। मान लो कि आपको नाग प्रलय वाली सीरीज़ पूरी करनी है, या फिर आपको सर्प 17 वाली सीरीज़ पूरी करनी है। अब इनमें क्या होता है कि कॉमिक्स में अभी जो मनोज गुप्ता जी वाले कॉमिक्स हैं या संजय वाले कॉमिक्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि इनके कुछ पार्ट्स अभी बीच में कोई आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, जैसे कि आदि पर्व के साथ ऐसा हुआ, तो इंसान हो गया जानबूझ करके अपडेट रहना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये पार्ट्स ब्रेक होते हैं, मान लो कि नाग प्रलय का नेक्स्ट पार्ट आता, अब जिसको प्रलय का देवता सीरीज़ लेनी थी वो क्या करता, इसको लेकर के मामला ख़त्म करता, फिर बाद में वो चाहे तो ब्रेक लेता चाहे तो ब्रेक नहीं लेता। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इतने ज़्यादा पार्ट्स आते हैं ना,
तो फिर शिपिंग वगैरह का प्रॉब्लम होता है। जैसे 128 पेज का मान लो 500 रुपये का या 700 रुपये का जो भी आता संग्राहक संस्करण या जो नॉर्मल संस्करण होता है, उसका क्या नॉर्मली फ्री शिपिंग की वो रेंज में आ जाता है। अब क्या होता है कि जो छोटे छोटे 32 पेज के जो पार्ट्स बनते हैं ना, अगर आपको अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करनी है तो आपको ज़बरदस्ती क्या करना पड़ता है कि जब वो रिलीज़ होता है तो प्री ऑर्डर में आपको अदर कॉमिक्स भी ऐड करने पड़ते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, पर कई लोगों के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण भी होती हैं। तो लगभग सारी ही सीरीज़ मेरे को ये अधूरी सी लग रही है और बिल्कुल छोटा छोटा है। जैसे मान लो कि प्यासे के लिए छोटा छोटा एकदम छोटे चुल्लू पर पानी होता है थोड़ा थोड़ा, वैसे लग रही है स्टोरी ये। पर फिर भी रणबेरी को काफ़ी बेटर है। बाकी तीनों इसमें काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, मतलब अब आपको स्टोरी का शेप समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। बाकी मेरे हिसाब से वही होगा, जो रावण और शूर्पणखा वाला एंगल था वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कुछ भिड़न से हो जाएगी या उसको प्यार वैसा हो जाएगा भेड़िया से, और वो फिर भेड़िया उसकी निवेदन को अस्वीकार कर देगा क्योंकि जैन हालांकि ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लॉजिकल निर्णय तो ये होना चाहिए कि वो निवेदन को स्वीकार कर ले ताकि इनमें आपस में दोस्ती भी हो जाए और दो जो बड़े बड़े साम्राज्य आपस में मिल सके। पर ऐसा होगा नहीं, हमें पता ही है। अब आगे क्या होने वाला है मुझे खुद को नहीं पता, तो वेट है फिर नेक्स्ट पार्ट का, अतिक्रमण का। इसी के साथ मेरा ये रिव्यू एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट बलिदान तुम्हारा के रिव्यू में, उसका भी रिव्यू करना बाकी है, वो भी अपनी सीरीज़ का 3rd पार्ट है। तो अंत तक बनने के लिए सभी मित्रों को मैं धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।